सबसे पहले तो जरा इन ट्वीट्स को देखिए। यह हरकत किसी आम आदमी की नहीं बल्कि पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ साइंस फवाद चौधरी के हैं, जो चंद्रयान 2 के लैंडर क्रैश हो जाने के बाद इसरो और भारत का मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, पाकिस्तान अधिकारी से तो इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक ने चंद्रयान 2 के पार्शियल फेल्योर के बाद मून मिशन के ही ऊपर दिन रात काम किया और उम्मीद है कि आज चंद्रयान 3 के जरिए मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। वैसे यहाँ रशिया ने लूना 25 मिशन के जरिए चांद के साउथ पोल पर लैंड करने की कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका ये मिशन फेल हो गया। एंड आई थिंक आप लोगों में से सबने ये न्यूज़ सुना ही होगा, लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि चंद्रयान 2 के टाइम रशिया ने लास्ट मोमेंट पर भारत को ऐसा धोखा दिया कि हमारा मिशन अगले कई सालों के लिए लेट हो गया। बेसिकली इस वीडियो को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगले कुछ मिनट में आपको मून मिशन की वो सारी बातें पता लग जाएगी जो कि हम और आप जैसे कोई भी आम इंसान जानना चाहता है। तो चांद पर जाने का सफ़र शुरू होता है 12 सितंबर 1959 से, जब सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट ने मून के सरफेस पर लैंडिंग की थी। ये पहली बार था जब किसी देश ने पृथ्वी के अलावा स्पेस के किसी भी ऑर्बिट पर दस्तक दी थी, और जाहिर सी बात है ये काम सोवियत यूनियन ने ही किया था, तो इसलिए उनका सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका भी इस स्पेस रेस में कूद जाता है। और फिर साल 1964 में अमेरिका भी अपने रेंजर 7 स्पेसक्राफ्ट से ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस मिशन के सफल हो जाने के बाद से अमेरिका के सपने कहीं आगे तक पहुंच चुके थे। अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ये अनाउंस करते हैं कि वो इंसानों को मून पर भेज कर दिखाएंगे और ये सोवियत यूनियन को इस रेस में पीछे कर देंगे। अब यहाँ अमेरिका सिर्फ ऐसा कहता नहीं है बल्कि करके भी दिखाता है, क्योंकि 20 जुलाई 1969 को नासा अपोलो 11 मिशन के तहत चांद पर पैर रखने वाला पहला स्पेस एजेंसी बन जाता है। अपोलो प्रोग्राम के जरिए 1969 से लेकर 1972 के बीच अमेरिका ने कई स्पेसक्राफ्ट मून के लिए भेजे, और जानते हैं इस मिशन की टोटल कॉस्ट कितनी थी? ये थी करीब $26 बिलियन, जो कि आज के $250 बिलियन से भी ज्यादा बैठते हैं। ये इतना पैसा है जितना आज दुनिया के 150 से ज्यादा देश की जीडीपी भी नहीं है। आने वाले करीब 20 सालों तक मून पर सिर्फ अमेरिका और सोवियत यूनियन का राज था और कोई देश यहाँ तक पहुँचने में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन साल 1990 में अमेरिका और सोवियत यूनियन की इस रिकॉर्ड को जापान ने तोड़ दिया और मून के सरफेस पर लैंडिंग करने में कामयाबी हासिल कर ली। हालांकि जापान का ये मिशन फेल हो गया था, क्योंकि जापान का गोल मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का था, लेकिन उसके स्पेसक्राफ्ट ने हार्ड लैंडिंग की थी। आज तक टोटल 7 देश ऐसे हैं जो कि मून पर हार्ड लैंडिंग कर चुके हैं, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। लेकिन सिर्फ 3 देश रसिया, अमेरिका और चाइना ही सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब हुए हैं। चंद्रयान 3 की मदद से भारत मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनने वाला है, और उम्मीद है कि इंडिया स्पेस की इस एलिट क्लास की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर हमारा देश भारत मून पर पहुंचना क्यों चाहता है और चंद्रयान मिशन के पीछे का असल मकसद क्या है? पॉपुलर ओपिनियन तो ये है कि चंद्रयान मिशन के जरिए इसरो दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहता है और ये महज हमारी टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ का डेमोन्स्ट्रेशन है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और इसरो कभी भी सिर्फ शो ऑफ के लिए कुछ नहीं करता है। एक्चुअली पृथ्वी की तरह चांद भी कीमती धातुओं से भरा हुआ है, जिस पर दुनिया के हर एक देश की नजर है। अब जाहिर सी बात है कि दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि अमेरिका, रशिया और चाइना जैसे देश इन मिनरल्स पर अकेले ही कब्जा कर ले और बाकियों के हाथ कुछ न लगे। इसी वजह से भारत और इसी के जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन की कैपेबिलिटी रखने वाले कई सारे देश मून पर लैंडिंग करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इसरो ने ये कोशिश आजकल में नहीं बल्कि 2000 से ही शुरू कर दी थी। साल 2000 में भारत के स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार के सामने मून मिशन को शुरू करने की मांग रखी। फिर 15 अगस्त 2003 में उस समय के प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में चंद्रयान 1 की घोषणा की थी, और कुछ इस तरह से शुरू हो गया भारत के चंद्रयान प्रोग्राम का सफर। चंद्रयान 1 के लिए $48 मिलियन यानी कि 386 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जो कि दूसरे देशों के मून मिशन के कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज्यादा कम था। 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोट से सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 1 उड़ान भरता है और 8 नवंबर 2008 को ये मून के ऑर्बिट में एंट्री कर लेता है।
एक तरफ जहां रशिया और अमेरिका जैसे देश कई सारे फेल्योर के बाद मून के ऑर्बिट में पहुंचे थे, पर इसरो ने यह कारनामा अपने पहले ही अटेम्प्ट में कर दिखाया। करीब 10 महीने तक चले चंद्रयान-1 मिशन ने मून पर मौजूद बहुत सारे मिनरल्स की मैपिंग की थी और इसके केमिकल कंपोजिशन से भी जुड़ा हुआ बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया था। लेकिन चंद्रयान-1 की सबसे बड़ी अचीवमेंट साबित हुई पोलर रीजन में आइस की खोज करना और चंद्रमा की मिट्टी और वातावरण का पता लगाना। चंद्रयान-1 के इन खुलासों से पूरी दुनिया हैरान हो गई थी और नासा ने तो इसे वेरीफाई करने के लिए मून मिशन भी भेजे थे। साल 2009 में नासा ने मून पर अपना लूनर रिकॉन्नेसेंस ऑर्बिटर भेजा था, जिसकी कीमत $500 मिलियन से भी ज्यादा की थी और इसका मेन मकसद इसरो जो क्लेम कर रहा था उसकी जांच करना माना जाता है। मतलब कि यहाँ चंद्रयान सिर्फ $48 मिलियन में ही मिशन कंप्लीट करके आ गया, लेकिन वहीं अमेरिका की नासा ने सिर्फ इस खोज की पुष्टि करने के लिए इस मिशन को भेजा, जिसका कॉस्ट $500 मिलियन से भी ज्यादा आया। और इतना बड़ा डिफरेंस आप खुद देख सकते हैं। अमेरिका हैरान था कि जिन वाटर मिनरल्स की खोज वो मून पर 12 स्पेसक्राफ्ट को भेजकर भी नहीं कर पाए, आखिर वो एक ऑर्बिटर ने मून के सरफेस से कई 100 किलोमीटर ऊपर उड़ते हुए ही कैसे कर लिया। चंद्रयान-1 मिशन की कामयाबी के साथ ही उस समय की मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने चंद्रयान-2 को भी हरी झंडी दे दी और इसकी लॉन्चिंग डेट साल 2013 में रखी गई। लेकिन इस साल चंद्रयान-2 को पोस्टपोन्ड करके 2016 तक के लिए टाल दिया जाता है। इसके पीछे का रीजन ये था कि भारत चंद्रयान-2 के साथ मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहता है, लेकिन उस समय के गवर्नमेंट ने इसके लैंडर को खुद बनाने से बेहतर इसे रशिया से खरीदना ज्यादा सही समझा। रशिया कुछ टेक्निकल इश्यूज का हवाला देकर इसरो को लैंडर देने से मना कर देता है और इसके बाद भारत सरकार के आदेश पर इसरो के साइंटिस्ट चंद्रयान-2 मिशन के लैंडर को खुद ही बनाने का फैसला करते हैं। अब यहाँ मैं आपको क्लियरिफिकेशन के लिए बता दूं कि रशिया ने जानबूझकर इसरो के मिशन को फेल करने के लिए लैंडर देने से मना नहीं किया था। एक्चुअली रशिया भारत को जिस लैंडर की टेक्नोलॉजी देने वाला था वो रशिया के मार्स लैंडिंग के दौरान बहुत बुरी तरह से फेल हो गया था और इसलिए रशिया हमें वो टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता था जो खुद उसके लिए सक्सेसफुल साबित नहीं हो सकी। खैर, इसरो अपना खुद का लैंडर डेवलप करता है और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 लॉन्च कर दिया जाता है। करीब 1 महीने के सफर के बाद 20 अगस्त 2019 को ये मून की ऑर्बिट में पहुंचता है और इसरो अपने पहले गोल में कामयाब हो जाता है। 6 सितंबर 2019 को जब हमारा लैंडर मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करता है, वो क्रैश हो जाता है और चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर इससे कनेक्शन खो देता है। करोड़ों देशवासियों के लिए हार्ट ब्रेक मोमेंट साबित होता है और उस समय के इसरो चीफ के सिवन की आंखों में आंसू भर जाते हैं। चंद्रयान-2 के पार्शियल फेल्योर के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा के सिवन सर को गले लगाकर दिलासा देने की ये तस्वीर इसरो और हर भारतवासी को एक नेशनल गोल की तरफ अग्रसर करती है, जिसका गवाह चंद्रयान-3 बनता है। इसरो ने चंद्रयान-3 की अनाउंसमेंट नवंबर 2019 में ही कर दी थी और इसकी तैयारी 2020 से ही स्टार्ट कर दी गई थी। अब जैसा कि आप जानते ही हैं, हाल ही में 12 जुलाई 2023 को चंद्रयान-3 को लॉन्च किया जा चुका है और 5 अगस्त 2023 को इसने मून की ऑर्बिट में एंट्री कर ली है। अब पूरे देश की नज़र 24 अगस्त यानी कि आज के शाम पर टिकी हुई है, जब चंद्रयान-3 का लैंडर मून की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और आशा करते हैं कि इस बार हम अपने अटेम्प्ट में 100% कामयाब होंगे। आप में से कई सारे लोग इस वीडियो को शायद तब भी देख रहे होंगे जब मून पर भारत सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका होगा। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि आखिर चंद्रयान-2 के बाद इसरो ने चंद्रयान-3 में ऐसा क्या किया जो कि इसरो को इस बार कामयाबी की राह पर ले जाने वाला है। अब चंद्रयान-2 का जो ऑर्बिटर है वो अभी भी मून के चक्कर काट रहा है और अगले करीब 4 सालों तक वो वहीं पर रहने वाला है। इसी को देखते हुए इसरो ने इस बार चंद्रयान-3 मिशन में कोई अलग से ऑर्बिटर नहीं भेजा है। कहने का मतलब यह है कि चंद्रयान-3 में सिर्फ लैंडर और रोवर को भेजा गया है, जबकि चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर तो पहले से ही वहां मौजूद था। पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग के फेल्योर को ध्यान में रखते हुए इसरो ने अपने लैंडर को पहले से ज्यादा पावरफुल बनाया है, जिससे कि ये एक्स्ट्रा प्रेशर झेल पाए। साथ ही इस बार इसकी लैंडिंग वेलोसिटी को ऑटोमेटिक से 3 मीटर पर सेकंड कर दिया गया है और सॉफ्ट लैंडिंग को प्रॉपर मॉनिटरिंग करने के लिए लैंडर में एक एडिशनल कैमरा भी लगाया गया है। चंद्रयान-3 का लैंडर मून के साउथ पोलर रीजन में लैंड करने वाला है, जिसे इंसानों के द्वारा बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है। आपको बता दूं कि ये वो रीजन है
जहाँ तक सनलाइट भी नहीं पहुँचता। यहाँ कई सारे मिनरल्स और गैसेस और पानी के मौजूद होने की संभावना जताई जाती है, जो कि हमें हमारे अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में काफी इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब यूं तो इसरो और नासा समेत कई देशों की स्पेस एजेंसी ने ऑर्बिटर की मदद से साउथ पोल को एक्सप्लोर कर चुका है, लेकिन बात जब यहाँ लैंड करने की आती है तो आज तक कोई भी ऐसा देश इस मिशन में कामयाब नहीं हुआ है। इसरो के चंद्रयान 2 ने इसी जगह पर लैंडिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन बदकिस्मती से उस समय वो नाकामयाब रहा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसरो ने अभी तक टोटल 3 मून मिशन भेजे हैं, जिसकी कीमत $170 मिलियन रहा है, जो कि साल 2009 में आई हुई मूवी अवतार के $237 मिलियन के बजट से काफी कम है। साल 2013 में जब इसरो ने अपना पहला मंगल 1 मिशन भेजा था तो उसका भी टोटल बजट सिर्फ $74 मिलियन था, लेकिन इसके बावजूद इसरो दुनिया की एक ऐसी मात्र स्पेस एजेंसी बन गई थी जिसने पहले अटेम्प्ट में ही मार्स की ऑर्बिट में एंट्री कर लिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इसरो ऐसा क्या कर रहा है जिससे कि वो एक के बाद एक अफोर्डेबल स्पेस मिशन को सक्सेस साबित कर रहा है। इससे पीछे का जो मेजर रीजन है वो ये है कि इसरो अपने प्रोजेक्ट के ज्यादातर कंपोनेंट्स खुद ही बनाता है और दूसरे देशों पे कम निर्भर रहता है। इससे फॉरेन कंपोनेंट्स पर लगने वाला इंपोर्ट टैक्स कम हो जाता है और अल्टीमेटली इसरो का मिशन अफोर्डेबल बन जाता है। अगर हम अमेरिका की बात करें तो यहाँ की स्पेस एजेंसी नासा पिछले कई सालों से अपने स्पेस मिशन के लिए रशियन रॉकेट्स पर निर्भर रहती है, जिससे कि उन्हें मिलियंस डॉलर की एक्स्ट्रा कॉस्ट चुकानी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर इसरो ने हमेशा से खुद के रॉकेट बनाने पर फोकस किया है और आज हम अपनी ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के सैटेलाइट को भी स्पेस में भेज रहे हैं। पृथ्वी और मून के बीच की डिस्टेंस सिर्फ 3,84,400 किलोमीटर है, जो कि यूनिवर्स की स्केल में बहुत ही कम आंकी जाती है। आमतौर पर कोई भी स्पेसक्राफ्ट इस डिस्टेंस को 2 से 3 दिन में कवर कर लेता है और न्यू हॉरिजन मिशन के तहत तो नासा ने सिर्फ इसे 8 घंटे 35 मिनट में ही करके दिखाया था। पर अगर आप नोटिस करेंगे तो इसरो का चंद्रयान 3 इसके लिए करीब 40 दिन ले रहा है, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन छुपा हुआ है। एक्चुअली में जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट अपनी ऑर्बिटर को पार करने के बाद मून की लूनर ट्रेजेक्टरी से बढ़ता है तो मिशन के दौरान कम फ्यूल खर्च करना पड़ता है और उसकी सेफ्टी की गारंटी भी ज्यादा होती है। अगर आप साल 2020 में नासा के मार्स मिशन पर नजर डालेंगे तो ये उस समय भेजा गया था जब चाइना और यूएई भी अपने मार्स मिशन को भेजने वाले थे। कहने का मतलब ये है कि उस समय मार्स पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट की काफी रेस देखने को मिल रही थी, लेकिन इसरो हमेशा से उस समय अपने मिशन को लॉन्च करता है जब कोई और दूसरा देश अपना मिशन लॉन्च नहीं कर रहा होता है। इससे दूसरे देशों के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का कॉस्ट भी कम हो जाता है और लॉन्च भी काफी सस्ते में हो जाता है और इन्हीं वजह से इसरो अफोर्डेबल स्पेस मिशन को लॉन्च कर पाता है और चंद्रयान प्रोग्राम इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। हालांकि इसरो का इरादा सिर्फ चांद पर रुकने का नहीं है, क्योंकि आने वाले सालों में इसरो ने ऐसे कई सारे मिशंस प्लान कर रखे हैं जो कि इसरो को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। साल 2004 में मंगलयान 1 के बाद मंगलयान 2 मंगल ग्रह के लिए रवाना होने वाला है। तो वहीं 2025 में गगनयान मिशन के जरिए इसरो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजने वाला है। शुक्र मिशन के जरिए वीनस की स्टडी करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही रिवॉल्यूशनरी होंगे। आज के दिन तो हमारी नज़र सिर्फ और सिर्फ चंद्रयान मिशन पर है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत रंग लाए और हमारे देश का नाम इतिहास के पन्नों पे लिखा जाए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।